कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। भर्ती परीक्षाओं में जो गणित से संबंधित प्रश्न आते हैं, कई बार विद्यार्थी जो होते हैं उन प्रश्नों को या तो स्किप कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि गणित का जो विषय का डर है वो उनमें बना हुआ रहता है। तो आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ गणित के एक बेसिक मूल आधार से, और भर्ती परीक्षाओं में जितने भी इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं उनकी आज शुरुआत कर रहे हैं। और आगे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कक्षा प्लस आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाएगा। तो आज हम सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, जो गणित का मूल आधार है, मूल तत्व है, यानी कि उसकी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न हर एक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। यानी कि गणित के अंदर सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो संख्या पद्धति होती है, जो कि एक आधार है, एक नींव है, गणित की एक आत्मा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणित के अंकों की। तो अंक जो होते हैं गणित में वो 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं अंकों से संख्याओं का निर्माण होता है। अब बात करते हैं मुख्य जो संक्रिया चिन्ह है। जिनको हम साइन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डिजिट्स बोलते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। संक्रिया चिन्ह जो होते हैं मुख्य रूप से वो हमारे पास प्लस, माइनस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये मुख्य चिन्ह होते हैं। ये गणितीय संक्रिया के मुख्य चिन्ह होते हैं और ये गणितीय संक्रिया के मुख्य अंक होते हैं। कुल जो अंक होते हैं वो 10 होते हैं। कुल अंक 10 होते हैं, यानी कि इन्हीं अंकों से संख्याएं बनती है। अब हम बात करते हैं कि संख्याओं का स्थान निर्धारण कैसे होता है। जिस प्रकार से यदि हमारे पास कोई संख्या दी हुई है तो उस संख्या का स्थान का निर्धारण है, हम जिसको गणितीय भाषा में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं उसके इकाई अंक का, फिर उसके बाद दहाई अंक, फिर उसके बाद सैकड़े का अंक, उसके बाद हजार का अंक। जैसे हम यहाँ पे कोई संख्या लिख देते हैं, उसके बाद 10,000 का अंक, उसके बाद लाख, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। यानी कि यदि हम किसी संख्या को बोलेंगे तो शुरुआत जो होती है वो इन्हीं शब्दों से होती है। यानी कि हम किसी संख्या को यदि बोलते हैं, जैसे हमारे पास ये संख्या दी हुई है, तो इसमें यदि हम गिनना चाहे इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े का अंक और हजार का अंक, तो हम शुरुआत करेंगे जो अंक जिस स्थान पे है उसे शुरुआत करेंगे। और यदि हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास जो शब्द है वो हो जाएगा 8,756। यानी कि हमने इस संख्या को इनके क्रम के आधार पर संयोजित करके लिखा है। तो हमें संख्या को लिखने से पूर्व इन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है कि वो अंक जो है वो किस स्थान पर निर्धारित है, यानी कि उसका स्थान क्या है। आगे हम और भी लिख सकते हैं इसके लिए अंक, 10 लाख भी होता है, फिर उसके बाद करोड़ होता है। इस तरह से ये संख्याएं चलती है। तो ये नंबर सिस्टम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है कि हम जो संख्याएं लिख रहे हैं उनका स्थान किस प्रकार से निर्धारित है। संख्याओं का जो अंक है वो पीछे से गिना जाता है, लेकिन लिखते समय हम अंकों को आगे से लिखते हैं। यानी कि जैसे एक और संख्या लेते हैं हम, तो यहाँ जो अंक है वो 7,567।
7567। आगे हम चर्चा करते हैं संख्याओं के स्थानीय मान और जातीय मान की। यानी कि संख्याओं का जो स्थानीय मान होता है वो क्या होता है? स्थानीय मान, जिसको हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, जिसे हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। यानी कि संख्या जो हमारे पास दे रखी है उसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय मान की। जैसे हमारे पास एक संख्या दे रखी है, इस संख्या के अंतर्गत ये अंक इकाई स्थान पे, ये अंक दहाई स्थान पे, ये अंक सैकड़े के स्थान पे, और ये अंक हजार के स्थान पे, और ये अंक 10,000 के स्थान पे है। तो यदि हम इसका सही प्रकार से वर्गीकरण करें, इनके स्थानीय मान को देखा जाए, तो इसका जो स्थान है वो अंक 7 का जो स्थान है वो इकाई अंक पे निर्धारित है। अंक 6 का जो स्थान है, अंक 7 जो है वो इकाई स्थान पे है, अंक 6 जो है वो दहाई के स्थान पे, तो दहाई के स्थान पे है, तो इसके साथ 1 0 लग जाएगा, क्योंकि जो अंक है 6 वो दहाई के स्थान पे है। और 5 जो है वो सैकड़े के स्थान पे है, तो इसके साथ 2 0 लग जाएंगे, क्योंकि सैकड़ा यानी 100 होता है, तो जो अंक तीसरे स्थान पर रहेगा उसके साथ 2 0 आ जाएंगे। इसी प्रकार से जो अंक 7 है वो 1000 के स्थान पे है, तो इसके साथ 1000 में 3 0 होते ही हैं, तो यहाँ पे भी 3 0 आ जाएंगे। उसके बाद अंक जो 8 है वो 10,000 के स्थान पे है, तो इसके साथ पीछे बचे हुए जो 0 है वो आ जाएंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले इसको बोलने की, तो इसको बोलेंगे 87,567, यानी कि दोनों शब्दों को एक साथ, दोनों अंकों को एक साथ बोला जाएगा। यदि हम इन अंकों को वापस जोड़ें, ये इनका विस्तारित रूप कहलाता है, ये इस संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है। संख्या को किस प्रकार से विस्तारित करके हम लिख सकते हैं, तो यहां हमने संख्या को विस्तारित करके लिखा, और इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस अंक को आप लिख रहे हो उसके पीछे कितने अंक है उतने उसके साथ 0 लिख दीजिए, क्योंकि जो अंक इकाई स्थान पे होगा वो सिंपल रहेगा, एक अकेला रहेगा, जो दहाई स्थान पे वो अपने साथ 0 लेके आएगा, और जो सैकड़े के स्थान पे वो अपने साथ 100 लेके आएगा। यदि हम इन अंकों को वापस जोड़े, इन संख्याओं को वापस जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो पूर्व में जो मान था वो पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये संख्या के लिए स्थानीय मान है। तो संख्या के स्थानीय मान संबंधित प्रश्न जो आता है वो आता है कि अंक 7 का स्थानीय मान बताइए, या अंक 8 का स्थानीय मान बताइए, या अंक 8 और 7 के स्थानीय मान का अंतर बताइए, या अंक 5 और 6 के स्थानीय मान का योग बताइए। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं जातीय मान की। जातीय मान को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जातीय मान जो होता है, फेस वैल्यू होती है, इसका केवल एक साधारण मान होता है कि जो अंक जिस स्थान पे है वो उसी जाति का है, मतलब उसी का नाम बोला जाएगा। जैसे अंक 5 6 7 8 में अंक 8 का जातीय मान 8 ही होगा, अंक 7 का जातीय मान 7 ही होगा, और अंक 5 का जातीय मान 5 ही होगा। मतलब जो अंक जहां दिया हुआ है उसका नाम लिख देना है तो उसका जातीय मान होगा। लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न आता है, जैसे इसी से संबंधित प्रश्न यदि हम बात कर ले कि अंक 8 के जातीय मान और अंक 7 के स्थानीय मान का योग कितना होगा, या अंक 8 के जातीय मान और अंक 7 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा, तो अंक 7 का जो स्थानीय मान है वो तो है 70, और अंक 8 का जो जातीय मान है, ध्यान रखना इकाई अंक का जातीय मान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इकाई अंक का जातीय मान व स्थानीय मान समान होता है। इकाई अंक पे जो स्थित होता है उसका जातीय मान भी वही रहेगा और इसका स्थानीय मान भी
वही रहेगा। यहाँ हम बात करें इन दोनों के अंतर की, तो यहाँ पे जो अंतर है वो आ जाएगा हमारे पास 62। आगे इनके प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की जो संख्या पद्धति के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले उन परिभाषाओं के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। चर्चा करते हैं इसकी, आप तब तक इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। आगे हम शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति में संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। जो भी हमारे पास संख्याएं आती है उनको हम कितने भागों में बांटते हैं, कौन सी संख्याएं बोलते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर, ये वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये वो संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें इनकी, तो इनमें सारी संख्या आ जाएगी 7/2, 7, -15/8, 6/13, -3 आदि। यानी कि दे डिनोटेड ऑन द नंबर लाइन, इनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। और हमारी जो नंबर लाइन होती है वो होती है कुछ इस तरह से, यानी कि नंबर लाइन के बीच में जो होता है वो 0 होता है, इसके इस तरफ धनात्मक संख्याएं होती है और इसके इस तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। यानी कि दाईं साइड में, राइट साइड में जो होती है धनात्मक संख्या होती है और बाईं साइड में, इसका भी कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि नंबर लाइन पे जो धनात्मक संख्या होती है वो किस तरफ होती है, तो वो राइट साइड में होती है। और नंबर लाइन पे जो ऋणात्मक संख्या होती है वो किस तरफ होती है, तो वो हमारे बाईं साइड होती है। तो ऐसा प्रश्न भी कई प्रकार से भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। तो संख्या रेखा पे इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। वो वास्तविक संख्या होती है जिनको हम रियल नंबर भी कहते हैं। इसमें सभी रूट की वैल्यू भी आ जाएगी, चाहे √5 हो चाहे कुछ भी हो। आगे बात करते हैं अवास्तविक संख्या की। इमेजिनरी नंबर, यानी कि वो संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, उन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, रूट में जितने भी काल्पनिक संख्याएं होती है, रूट में जितने भी मान होते हैं, ये सारी की सारी अवास्तविक संख्याएं होती हैं। इन्हें हम संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कि इनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते। ये हमारी अवास्तविक संख्याएं होती है जिनको हम ए आयोटा बी के रूप में लिखते हैं।
ये काल्पनिक भाग होता है आयोटा, उसके रूप में हम इसको लिखते हैं। आगे हम बात करते हैं, वास्तविक संख्याओं के भी दो भाग होते हैं, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके दो भाग होते हैं, यानी कि दो संख्याएं उसमें और होती है। पहली जो होती है वो होती है परिमेय संख्या, दूसरी जो होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को यदि हम बोले रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि अंश व हर के रूप में लिखा जाता है। P व Q को हम बोलते हैं अंश व हर, न्यूमरेटर डिन्यूमरेटर, और वहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि आपका Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हर जो है परिमेय संख्याओं में जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो सभी संख्याएं जो है ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जिस संख्या के अपोन में कुछ नहीं होता है उसके अपोन में हम एक मान लेते हैं और वो भी परिमेय संख्या होती है। यदि हम बात करें कि क्या जीरो परिमेय संख्या है क्या, तो जीरो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है इसकी कंडीशन है, परिभाषा की जो कंडीशन है वो है Q जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो Q है वो यहाँ पे कितना आ गया, एक। भले हम इसका भाग देंगे वापस जीरो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जीरो एक परिमेय संख्या है। प्रश्न आता है कई बार कि जीरो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हो सकती है, तो वहां ऑप्शन आता है परमेय, अपरमेय, वास्तविक, अवास्तविक। तो हम बात करेंगे इसके सबसे पहले, तो जीरो जो होता है वो परमेय संख्या होती है। आगे हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या भी होती है, पूर्ण वर्ग संख्या भी परमेय संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या को यदि हम डिनोट करें, जैसे हमारे पास है √25 तो इसका पूर्ण वर्ग होगा 5, यदि हमारे पास है 121 तो इसका पूर्ण वर्ग होगा 11, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं भी परमेय होती है। इनके अपोन में कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, एक सर्वदा मानना है हमें, और एक जो होता है वो Q होगा यहाँ पे, लेकिन कंडीशन ये है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन Q एक तो हो सकता है, चाहे कोई सी भी संख्या हो, और धनात्मक ऋणात्मक सारे मान इसके अंदर सम्मिलित होंगे। आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, इरेशनल नंबर। जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे पाई, इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और जितनी भी अपूर्ण वर्ग संख्याएं, हम उदाहरण लेते हैं √3, √11, √7, √15, ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको हम अपरिमेय संख्या के रूप में दर्शाते हैं। तो ये दो संख्याएं हैं वास्तविक संख्याओं की, परमेय एवं अपरमेय। तो वह संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय होती है, और जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरमेय संख्याएं होती है। आगे हम बात करते हैं संख्याओं में प्राकृत संख्याएं व पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है?
नेचुरल नंबर यानी कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अनंत का साइन होता है लेटा हुआ 8। इनफाइनाइट इनफाइनाइट वैल्यू तक चलती है तो उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे इसकी शुरुआत जो होगी वो एक से होगी, 1 2 3 4 5 6 और आगे तक चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं इसी के साथ पूर्ण संख्या की। होल नंबर तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात इसकी हम बात करें तो इसकी शुरुआत 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि अनंत तक चलेगी। दोनों संख्याएं अनंत तक चलती है, बस केवल अंतर इतना होता है कि ये 0 से शुरू होती है और ये 1 से शुरू होती है। तो यदि हम बात करें तो प्राकृत संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्याएं नहीं बन सकती, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं बन सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। कई बार प्रश्न आता है कि क्या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है, तो नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। आज हम चर्चा करते हैं संख्याओं के इसी क्रम में पूर्णांक। इंटीजर्स इंटीजर्स जो होते हैं वो संख्याओं का एक ग्रुप होता है। तो यहां हम बात करते हैं धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, व ऋणात्मक नेगेटिव, व शून्य यानी कि 0। इसके समूह को हम कहते हैं पूर्णांक। अर्थात ये आगे भी इधर चलते रहेंगे। ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं जिनको हम ऋणात्मक बोलते हैं। इन्हें हम पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, और ये बीच में हमारे पास है शून्य, जो बेसिकली संख्या रेखा पे डिनोट किए जाते हैं। यानी कि संख्या रेखा को प्रदर्शित करने के लिए इन्हीं पूर्णांकों का उपयोग लेते हैं हम, जिसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं।
संख्याओं के अंदर आगे बात करते हैं हम सम संख्या, इवन नंबर, यानी कि वे संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, या इसको दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो। सम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्ण विभाजित होती है या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो सम संख्याओं के अंदर हम बात करते हैं उदाहरण, जो इसके उदाहरण हम ले सकते हैं, जितनी भी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होगा या 0 होगा, वो सारी की सारी सम संख्याएं कहलाती है। यानी कि दे डिवाइडेड बाय 2 इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8, दैट मीन्स इवन नंबर। आगे हम बात करते हैं विषम संख्या की। ओड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित, 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है। विषम संख्या कहलाती है। यानी कि विषम संख्याओं की हम बात करें 3, 7, 187, 191, 5, 8, 3, इस तरह की संख्याएं जो होती है वो विषम संख्याएं कहलाती है। आगे हम चर्चा करते हैं इसके अंदर भाज्य व अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हो, सेल्फ, अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, एक के अलावा और खुद के अलावा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ अभाज्य संख्याएं। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से आगे भी और संख्याएं होती है। तो यहाँ एक प्रश्न आता है कई बार भर्ती परीक्षाओं में कि 1 से 100 अंकों के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से 100 के बीच में, अंक 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। आप
इसको स्वयं करके देखना कि कौन सी ऐसी संख्या 1 से 100 के अंकों में जिनमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है, और कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंदर इनके अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता है। आगे हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कंपोसाइट नंबर, यानी कि वे संख्याएं जिनमें दो या दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो। भाज्य संख्याएं कहलाती है। यदि हम बात करें 16, 18, 30, 38, 45 आदि और भी कई संख्या हो सकती है जो कि दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो सकती है। ये दो प्रकार की संख्याएं हुई। इन संख्याओं की यदि हम बात करें तो यहाँ एक प्रश्न आता है कई बार कि एक क्या है। एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो यहाँ एक के बारे में कई बार प्रश्न आता है कि एक न तो भाज्य है नहीं एक अभाज्य है। आगे हम चर्चा करते हैं दशमलव संख्याओं की। दशमलव नंबर में हम बात करते हैं सबसे पहले शांत दशमलव संख्याएं। टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार एक निश्चित अंतराल के बाद समाप्त हो जाता है। शांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। यदि हम उदाहरण की बात करें, यहाँ पे एक संख्या लेते हैं हम, संख्या 5, या संख्या हम ले लेते हैं 52। यदि हम 8 से डिवाइड करें तो इस संख्या का सर्वप्रथम 6 बार भाग जाएगा और उसके बाद 5 बार भाग चला जाएगा, यानी कि संख्या का जो मान है वो 6.5 आ जाएगा। आगे और बात करें यदि हम, तो अंक 7 के अंदर यदि 8 का भाग दें तो 7 के अंदर 8 का भाग जाता नहीं है, तो सबसे पहले हम इसके 0 लगा के और भाग देंगे, लगभग हमारे पास भाग चला जाएगा 8 बार। फिर जो शेष है वो 6 बचेगा, 6 के अंदर फिर 8 का भाग देंगे
तो हमारे पास भाग चला जाएगा लगभग 7 बार। पुनः जो शेष बचेगा वो 4 बचेगा और उसके अंदर भाग चला जाएगा 5 बार। यानी कि ये निश्चित अंतराल के बाद में, यानी 2 या 3 संख्याओं के बाद में, 4 संख्याओं के बाद में इसका दशमलव प्रसार जो है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ 3 अंकों के बाद हो गया, यहाँ 1 अंक के बाद हो गया, तो ये शांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। और उसके बाद आती है अशांत संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होता है। लगातार इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, तो वह संख्याएं अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं कहलाती है। इसको अवसानी भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका अवसानी भी है, अवसानी आवृत्ति, और इसको अनवसानी आवृत्ति भी बोलते हैं। ये कई बार प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी अनवसानी आवृत्ति वाली संख्या है और इनमें से कौन सी अवसानी आवृत्ति वाली संख्याएं हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो उदाहरण होता है हमारे पास 22/7। इस संख्या का यदि उदाहरण ले तो सबसे पहले जो भाग है वो 3 बार चला जाएगा, उसके बाद जो भाग है वो 1 बार जाएगा, फिर पुनः जो भाग है वो लगभग 4 बार चला जाएगा, फिर जो भाग है वो 2 बार चला जाएगा, फिर जो भाग वापस हम देंगे 8 बार चला जाएगा, और इस तरह से ये दशमलव प्रसार जो है आगे से आगे से आगे चलता ही रहेगा। एक और संख्या की बात करें यदि हम, बीस के अंदर यदि 3 का भाग दें तो सबसे पहले जो मान है वो आ जाएगा 0.6, फिर 0.6, 0.6, 0.6, इस तरह से ये संख्या आगे से आगे चलती रहेगी। तो ये संख्याओं से संबंधित जो भी हमारे पास नंबर सिस्टम में जो महत्वपूर्ण संख्याएं थी जिनके बारे में आज हमने चर्चा की, आगे कक्षा में हम इसकी एक और कक्षा में इसकी आगे की क्लास और आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।